सब्सक्राइब करिए डार्क सिनेमा चैनल को और बेल आइकन दबा करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। डार्क सिनेमा पेश करते हैं मिस्टर नोबडी। दोस्तों, मिस्टर नोबडी अपने आप में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड मूवी है। इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि इंसान आज जो फैसले लेता है उसका उसके भविष्य पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, अगर क्या हो आपके पास ऐसी कोई शक्ति हो जिससे कि आप अपना भविष्य देख सकते हैं और उसे अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमारी कहानी का जो मेन किरदार है जिसका नाम है नीमो नोबडी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब हमें ये देखना है कि नीमो अपनी जिंदगी में एक अच्छा फैसला लेकर के अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2092 से और इस वक्त तक इंसानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और अब ना तो कोई इंसान बीमार पड़ता है और ना ही मरता है। और इंसानों को जिंदा रखने के लिए मनुष्यों ने एक खास तरह की पिक्स को बनाया है। जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है वो उस आदमी के डेड सेल्स को इस पिक के जिंदा सेल से बदल देते हैं। पर इस दुनिया में अब भी एक ऐसा इंसान है जो कि मर सकता है और वो इमॉर्टल नहीं है और इसका नाम है नीमो नोबडी और इसकी उम्र है 118 साल। और सारी दुनिया की नज़र अब इसके ऊपर है क्योंकि ये बहुत ही अलग है, ये पूरी दुनिया से अलग है। और अब नीमो काफी मशहूर है, इसलिए उससे बात करने के लिए उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट को भेजा है जो कि उनके बारे में जानना चाहता है। पर उसे अपनी बीती हुई जिंदगी की कोई भी याद नहीं होती है, इसलिए वो साइकियाट्रिस्ट अपनी थेरेपी का इस्तेमाल करके उसे पिछली जिंदगी याद दिलाता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। और उसके बाद वहाँ पर एक रिपोर्टर होता है जो उनसे उनकी पूरी कहानी जानना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि उस वक्त के लोग कैसे थे जब इंसान बीमार पड़ते थे और मरते थे। नीमो उन्हें बताता है कि जब हम आत्माओं के घर में होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तब हमारे अंदर ऐसी शक्ति होती है कि हम अपना भविष्य देख सकते हैं। और जब हम अपनी माँ की कोख में जन्म लेने के लिए जाते हैं तब वहाँ पे एंजल ऑफ ओब्लिवियंस आती हैं और अपने अपर लिप पे अपना हाथ फिराती हैं जिससे उनकी ये शक्ति चली जाती है। पर एंजल ऑफ ओब्लिवियंस नीमो के साथ ऐसा करना भूल जाती हैं, इसलिए जब नीमो पैदा होता है तो वो अपना भविष्य देख सकता है। वो अपने माता पिता को बताता भी है कि हाँ, मैं अपना भविष्य देख सकता हूँ, पर उसकी बात पे कोई भी विश्वास नहीं करता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और नीमो की उम्र है अब 9 साल। और अब नीमो की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसके मम्मी और पापा दोनों डिवोर्स ले रहे होते हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं और वो रेलवे स्टेशन पे अपने मम्मी पापा के साथ खड़े होकर के ये सोचता है कि उसे अपनी मम्मी के साथ जाना है या अपने पापा के साथ। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि नीमो अपना भविष्य देख सकता है, इसलिए वो रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर के ये तय करने की कोशिश करता है कि वो अगर अपने माँ के साथ जाता है तो उसकी जिंदगी कैसी होगी और अगर वो अपने पिता के साथ जाता है तो उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे। और अब यहाँ तक वो जो बूढ़ा नीमो है जो 118 साल का है, वो एक जर्नलिस्ट के सामने अपनी पूरी कहानी सुना रहा है। और अब ये पूरी कहानी इस 9 साल के नीमो पर आके रुक गई है और अब यहाँ से इसे ये डिसीजन लेना है कि ये अपने माँ के साथ जाएगा या अपने पिता के साथ। अब कहानी में आगे हमें ये दिखाया जाता है कि नीमो अपनी माँ के साथ चला गया है और उसकी जिंदगी अब कैसी है ये दिखाया जाता है। कहानी में हमें ये दिखाया जाता है कि उसकी माँ के जो नए पार्टनर हैं नीमो उनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अब नीमो 15 साल का हो गया है और जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है ऐना और नीमो को उसे देखते ही तुरंत प्यार हो जाता है। तभी कहानी का अगला सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि नीमो ऐना के साथ एक बीच पे बैठा होता है और ऐना उसे कहती है कि चलो हम स्विमिंग करने चलें। पर नीमो ऐना के दोस्तों को पसंद नहीं करता है, इसलिए वो उसे मना कर देता है और उसके बाद ऐना नाराज होकर के वहां से चली जाती है और वो उसे फिर कभी नहीं मिलती है। और अब 9 साल का नीमो ये सोचता है कि जब उसे ऐना मिलेगी तो वो उसे कुछ और कहेगा। और जब वहां पे ऐना आती है तो वो उससे इस बार कहता है कि मुझे स्विमिंग करना नहीं आता है। और ये सुनकर ऐना भी स्विमिंग करने नहीं जाती है और वो दोनों साथ में बैठ करके वक्त बिताते हैं। और उस दिन से ऐना और नीमो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद ऐना अब नीमो के सौतेले पिता के साथ उनके घर आती है। दरअसल ऐना नीमो के सौतेले पिता की बेटी होती है और ये दोनों सौतेले भाई बहन होती हैं। और अब ऐना और नीमो एक ही घर में रहते हैं और उन दोनों में प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर कुछ दिनों बाद
उसके सौतेले पिता से उसके माँ के कुछ अनबन हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उसके पिता एना को लेकर के न्यूयॉर्क चले जाते हैं। और अब जब नीमो 34 साल का हो जाता है तो वो न्यूयॉर्क चला जाता है और एक पूल में नौकरी कर लेता है, क्योंकि उसे मालूम है कि एना को पूल में स्विमिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए वो कभी स्विमिंग करने पूल में आएगी और वो उसे मिल जाएगी। और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वो कुछ ही दिन बिताता है, उसके बाद उसकी एना से मुलाकात होती है एक रेलवे स्टेशन पे। वो दोनों बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को देख करके, और एना जाने से पहले अपना नंबर उसे देती है और कहती है कि तुम मुझे फोन करना और 2 दिनों के बाद हम दोनों लाइट हाउस पर मिलेंगे। पर एना के जाने के बाद वहां पे तुरंत बारिश हो जाती है और बारिश की बूंदें उसके नंबर पे गिर जाती हैं, जिसकी वजह से उसका नंबर मिट जाता है और अब उसके पास एक रास्ता था एना से मिलने के लिए, पर वो भी अब खत्म हो चुका है। इसलिए अब नीमो रोज जाकर के लाइट हाउस पे बैठता है ताकि वो एना से मिल सके। और अब 9 साल का नीमो अपनी जिंदगी में कुछ फेरबदल करता है, अपने भविष्य के साथ बदलाव करता है, जिसकी वजह से एना और नीमो की शादी हो जाती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। और अब नीमो पूल में काम नहीं करता है, बल्कि वो एक टीवी एंकर होता है और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी कट रही होती है। और एक दिन जब वो अपने घर लौट रहा होता है तो वो अपनी कार से आ रहा होता है, तभी उसके कार के शीशे पे एक चिड़िया टकरा जाती है, जिसकी वजह से कार का संतुलन बिगड़ जाता है और पास ही के एक झील में उसकी कार जाके गिर जाती है और वहीं पर नीमो की तुरंत मौत हो जाती है। और नीमो की ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब वापस ये कहानी उसी 9 साल के नीमो पे आकर के रुक जाती है, जहां पर वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा होकर के वो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि उसे अपने माँ के साथ जाना चाहिए या अपने पिता के साथ, क्योंकि माँ के साथ जाने पर इसकी जिंदगी में क्या क्या घटनाएं होंगी ये सारी चीजें ये देख चुका है। इसलिए अब वो ये देखता है कि वो अपने पिता के साथ जाएगा तो उसके साथ साथ उसके जिंदगी में क्या क्या घटनाएं होंगी। दरअसल इसमें नीमो की जिंदगी के 3 स्टेजेस को दिखाया गया है, एक जब वो 15 साल का होता है, एक जब वो 34 साल का होता है, और 9 साल का नीमो ऑलरेडी ये सारी कहानियां सोच रहा होता है, वो यानी कि अपना भविष्य देख रहा होता है। और अब यहाँ से वो ये देखता है कि वो अपने पिता के साथ चला गया है और अपने पिता के साथ जाने के बाद वो एक घर में रह रहा होता है और इस वक्त नीमो की उम्र है 15 साल। अब उसके पिताजी एक व्हील चेयर पे हैं, वो चल नहीं सकते हैं, वो काफी बीमार हैं, इसलिए नीमो को उनका सारा काम करना पड़ता है और अपने काम भी करना पड़ता है और उसे घर चलाने के लिए एक दुकान में नौकरी भी करनी पड़ती है। और अब नीमो काम के साथ साथ एक स्टोरी भी लिख रहा होता है, एक साइंस फिक्शन स्टोरी जो कि मंगल ग्रह पर जाने के बारे में होती है। और उसी वक्त उसे उसके स्कूल में एक पार्टी होती है जहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, उसका नाम एलिस होता है और उसे एलिस से मिलता है और उसको तुरंत उससे प्यार हो जाता है। और एक दिन वो साइकिल से एलिस के घर जा रहा होता है उसे लव लेटर देकर उसे प्रपोज करने के लिए। और एलिस के घर पहुंच करके वो देखता है कि एलिस आज भी वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिल रही होती है, उससे बातचीत कर रही होती है। ये देख करके नीमो को बहुत गुस्सा आता है और अब नीमो गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में वहां से निकल जाता है और काफी तेज साइकिल चला रहा होता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे काफी चोट लग जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी होती है। वो सब लोगों को सुन सकता है पर वो बोल नहीं सकता है, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकता है। और नीमो की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब ये कहानी फिर से उस 9 साल के नीमो पर आकर के रुक जाती है, जो रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर के अपना भविष्य देख रहा होता है। और अब वो ये सोचता है कि फिर से वो अपने भविष्य में कुछ बदलाव करेगा जिसकी वजह से उसका भविष्य ठीक हो जाए। और इसके बाद वो ये सोचता है कि जब वो एलिस से मिला था तो वहां से गुस्से में ना जा करके वो अपने मन की बात उससे बोलेगा। और वो ऐसा ही करता है और एलिस से वो जा करके वो लव लेटर दे देता है और अपने दिल की बात उसे कह देता है। और उस दिन के बाद ये दोनों कुछ वक्त साथ बिताते हैं, उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और ये दोनों अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। पर एक दिन जब वो अपने घर लौट रहे होते हैं अपनी कार से, तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि एलिस की मौत हो जाती है। और उसके बाद वो निराश हो जाता है और उसके बाद ये दिखाते हैं कि एलिस जब पहली बार नीमो से मिली थी तो उससे कहा था कि एलिस ने नीमो से कहा था कि जब भी मैं मरूंगी तो तुम मेरी राह को मंगल ग्रह पर ले जाओगे। दरअसल नीमो ने अपनी मंगल ग्रह की स्टोरी के बारे में एलिस को बताया होता है और एलिस को ये कहानी बहुत पसंद आती है और
नीमो का मंगल ग्रह के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होता है, इसलिए अब वो एलिस की अस्थियों को लेकर के मंगल ग्रह पर जाता है और वहां पे उसे छोड़कर वापस आ रहा होता है। तब वहां पर कुछ देर के लिए इसकी मुलाकात एना से भी होती है, पर वो एक दूसरे को पहचान नहीं रहे होते हैं, पर नीमो पहचानता है एना को। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उसी वक्त उसके स्पेस स्टेशन में एक जोरदार धमाका होता है और वो पूरी स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें वो सारे लोग मर जाते हैं और नीमो की ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब 9 साल का नीमो फिर से अपने भविष्य को बदलता है, उसमें कुछ फेर बदल करके उसको और अच्छे से भविष्य को अपने बनाने की कोशिश करता है। और इस बार उसके एक अलग भविष्य को दिखाते हैं जिसका कोई ओरिजिन नहीं दिखाया जाता है, उसको अच्छी तरह से दिखाया नहीं गया है, बस डायरेक्ट इस स्टेज को दिखाते हैं कि नीमो की शादी हो चुकी है एलिस के साथ और उसके 2-3 बच्चे हैं। पर इस जिंदगी में एलिस को एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस बीमारी में वो अपने फैमिली के प्रति बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है, बहुत ज्यादा परेशान होती है और उसे अपना पुराना बॉयफ्रेंड भी याद आ रहा होता है। और इसकी वजह से एलिस घर छोड़ करके तुरंत वहां से निकल जाती है। और अब नीमो अलग तरीके से सोचता है, उसमें फिर से अपने भविष्य को बदलता है। और नीमो जब अपने भविष्य को बदल देता है तो फिर से वो एक टीवी एंकर बन जाता है। और उसके बाद उसके असिस्टेंट की मौत होती है झील में उसकी कार क्रैश होने की वजह से। जिस तरह से नीमो की कार क्रैश हुई थी झील में, इस बार उसके असिस्टेंट की मौत होती है। उसके असिस्टेंट की मौत के बाद वो उसके फ्यूनरल में जाता है जहां उसकी मुलाकात एना से होती है और वहां उसे ये पता चलता है कि एना उसके असिस्टेंट की पत्नी होती है और उसकी कहानी का अंत भी यहीं पर हो जाता है। और अब 9 साल का नीमो अपने भविष्य को फिर से बदलता है और उसमें फिर बदल करके फिर से अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और इस बार वो ये तय करता है कि जब वो एलिस को लव लेटर देने गया था वहां वो अपने मन की बात नहीं कहेगा और वहां से चला जाएगा। वो ऐसा ही करता है और वहां पे अपने मन की बात कहने के बजाय वो वहां से चला जाता है और वो ये तय करता है कि आज रात की प्रॉम नाइट पर जो उसके साथ पहले डांस करेगी वो उसी से शादी कर लेगा। और वहां पर डांसिंग में पहली बार उसके साथ डांस करती है जेनी। और डांसिंग के बाद जब वो उसे अपने घर छोड़ने जा रहा होता है तब उसे रास्ते में बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो उससे शादी करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और एक दिन मैं कामयाब इंसान बनूंगा। और नीमो की जेनी के साथ शादी के होने के बाद जैसा कि उसने कहा होता है वो एक कामयाब इंसान बनेगा, वो एक कामयाब इंसान होता है। पर अब वो अपनी जिंदगी से बोर हो चुका है और एक दिन वो अपनी दौलत अपनी पत्नी और बच्चे का नाम पे करके वो घर छोड़ करके चला जाता है और वो ये सोचता है कि अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगा। और अब नीमो अपनी जिंदगी के सारे फैसले कॉइन को उछाल करके करता है। घर छोड़ने के बाद वो सीधे एयरपोर्ट पे जाता है और वहां पर वो देखता है कि नीमो एयरपोर्ट पर होता है और वो देखता है कि एयरपोर्ट पर एक आदमी किसी डैनियल जॉन नाम के आदमी का इंतजार कर रहा होता है। इसलिए नीमो उससे डैनियल जॉन बन करके मिलता है और उसके साथ कार में बैठ करके चला जाता है। पर परेशानी यहाँ पर ये होती है कि कुछ लोग डैनियल जॉन के जान के पीछे पड़े होते हैं, उसे मारना चाहते हैं। और जब वो होटल में पहुंचता है और अपने कमरे में जा करके नहा रहा होता है उसी वक्त एक हिटमैन यानी कि एक शार्प शूटर उसे गोली मार देता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। और अब ये पूरी कहानी फिर से 9 साल के नीमो पर आ जाती है और नीमो को ये पता चलता है कि पिता के साथ जाने पर भी उसके भविष्य का कोई भी बेहतर उपाय नहीं होता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान होता है। और पिता के साथ जाने पर भी उसका भविष्य कुछ भी बदला हुआ नहीं रहता है। सबसे पहले वो एक एक्सीडेंट में मारा जाता है, उसके बाद उसकी बीवी एलिस उसे छोड़ करके चली जाती है और इस जिंदगी में नीमो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान हो चुका होता है और वो वहां से छोड़ करके चला जाता है। और इस आखिरी जिंदगी में नीमो को एक हिटमैन गोली मार देता है। और अब नीमो की एक जगह नींद खुलती है, वो एक अजीब सी दुनिया में होता है जहां पर उसको बहुत ढेर सारे क्लूज मिल रहे होते हैं। वो उन क्लू का पीछा करते हुए एक पुराने से घर में पहुंचता है और उस घर में उससे एक टीवी मिलती है और टीवी के पास एक सीडी रखी होती है। वो उस सीडी को लगाता है और उसमें उसे अपना ही बूढ़ा रूप जो कि एक 118 साल का नीमो है वो उससे बातें करने लगता है। और वो बूढ़ा नीमो उसे बताने लगता है कि तुम
मेरा ही पास्ट हो और मैं तुम्हारा भविष्य का रूप हूँ और तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम एक रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर के बस ये सोच रहे हो कि तुम अपने मम्मी के साथ जाओगे या अपने पापा के साथ, इसलिए तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है और तुम्हें इस वक्त तक यानी 2092 तक जीना होगा, मतलब तुम 12 फरवरी 2092 तक जिंदा रहोगे। और अब कहानी 2092 में आती है और जो बूढ़ा नीमो 118 साल का नीमो है, वो जिस आदमी को, जिस रिपोर्टर को अपनी कहानी बता रहा होता है, वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। वो उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने इतनी सारी कहानियां मुझे सुनाई, आपने इतनी सारी जिंदगियां जी हैं, पर ऐसा हो कैसे सकता है, एक आदमी अपनी एक ही जिंदगी में इतनी सारी जिंदगियां कैसे जी सकता है, आप मुझे ये बताइए कि आपकी असल जिंदगी कौन सी थी। तब बूढ़ा नीमो उसे बताता है कि मैं जो भी जिंदगियां मैंने जी हैं, ये सारी जिंदगियां असली थी, ये सारी जिंदगियां मैंने जी हैं, बशर्ते मुझे अपनी दुनिया में इस तरह के फैसले लेने पड़ते जिससे ये निर्धारित होता है कि आप उनमें से कोई भी एक जिंदगी को चुन सकते थे और आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते थे। नीमो के कहने का मतलब होता है कि आप का पूरा भविष्य आपके वर्तमान के ऊपर टिका होता है। आप वर्तमान में जिस तरीके के फैसले लेंगे, आपका भविष्य उसी तरीके से निर्धारित हो जाएगा। पर अभी भी वो रिपोर्टर नीमो की बात से बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, वो उसे पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है। तभी नीमो उससे एक बात पूछता है कि क्या तुम असली हो, क्या तुम्हारा कोई अस्तित्व है, क्या तुम एग्जिस्ट करते हो। तो रिपोर्टर जवाब देता है कि हाँ, पर नीमो उसे कहता है कि नहीं, तुम असली नहीं हो, ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रही एक सोच है। नीमो उसे बताता है कि तुम, मैं और ये पूरी दुनिया ये असली नहीं है, ये सिर्फ उस 9 साल के बच्चे की एक सोच है जो कि रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर के ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने माता के साथ जाएगा या अपने पिता के साथ जाएगा, जिसने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। और जिस दिन वो कोई फैसला ले लेगा, तुम्हारी ये दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। और इस कहानी का पूरा जो मेन पार्ट है, जो कंफ्यूजिंग करने वाला पार्ट है, वो ये है कि ये 118 साल का जो नीमो है, ये कौन है। दरअसल जो 9 साल का नीमो है, जो अपनी जिंदगी में अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाया है, ये 118 साल का नीमो, ये उसी का भविष्य का रूप है। और इस नीमो का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो 9 साल का नीमो अपनी जिंदगी में कोई फैसला नहीं ले लेता। जैसे ही वो अपनी जिंदगी में कोई फैसला ले लेगा, इस बूढ़े नीमो का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अब वापस ये कहानी फिर से 9 साल के नीमो पर आती है और अब नीमो ये सोचने में व्यस्त हो जाता है कि वो अपने मम्मी के साथ जाएगा या अपने पापा के साथ, जबकि नीमो अपनी भविष्य के बहुत सारे पहलू को देख चुका है, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है कि अब वो किसके साथ जाएगा। इसलिए वो एक फैसला करता है कि ना वो अपनी मम्मी के साथ जाएगा, ना ही अपने पापा के साथ, और वो अकेला ही वहां से भाग जाता है। और फिर से कहानी आती है 2092 में, जहाँ पे बूढ़ा नीमो अब मर रहा होता है, क्योंकि उसके छोटे रूप ने अब एक फैसला ले लिया है, इसलिए अब ये मर रहा होता है। दरअसल इसमें साइंस की 2 थियरी को कवर किया गया है, एक है बिग बैंग और दूसरा है बिग क्रंच। बिग बैंग थियरी के हिसाब से ये पूरी दुनिया एक ब्लास्ट के साथ शुरू हुई थी और ये आज भी फैल रहा है, पर एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरा ब्रह्मांड जो है जिसका फैलाव बंद हो जाएगा और ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और एक पॉइंट पर आकर के ये फिर से खत्म हो जाएगा। मतलब कि ये ब्रह्मांड जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पर आकर के ये फिर से खत्म हो जाएगा। इसलिए जब नीमो की जिंदगी रिवर्स हो रही होती है तो वो ये देखता है कि नीमो और एना एक साथ होते हैं और उनके माता पिता भी उनके साथ होते हैं। ये सब कुछ सोच करके बूढ़ा नीमो काफी खुश होता है और बूढ़ा नीमो खुशी से हंस रहा होता है और उसी के साथ उसके मुंह से एक आवाज आती है कि ऐना का नाम लेते ही वो तुरंत वहीं पे मर जाता है और इस तरह से ये पूरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2009 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8/10। इस फिल्म का पूरा बजट था 4.7 करोड़ $। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानी के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल डार्क सिनेमा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको किसी भी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख करके उस मूवी का नाम भेज सकते हैं। और इसी के साथ अब हम मिलेंगे अपनी अगली कहानी।